बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है किताबों के बारे में, लीगल ट्रेनिंग के बारे में, और उस सिलसिले के अंदर तमाम दोस्त देखेंगे कि हमने मुख्तलिफ लीडिंग अथॉरिटीज़, लीडिंग प्रैक्टिशनर्स जितने भी हमारे जानने वाले हैं, किताबों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन किताबें क्या हैं, उसके लिए हमने मुख्तलिफ दोस्तों को मुख्तलिफ औकात के अंदर इनवाइट करते रहें। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई जिन जिन साहब को मैं गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर करता हूँ, कॉर्पोरेट में भी और वकालत के अंदर भी, और एक प्रोफेशनल वकील जिस तरीके से होता है, गहरा सोचते हैं, गहरी किताबें पढ़ते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बैरिस्टर मुश्तबा जमाल चौधरी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। वी आर लकी टू हैव हिम। वो अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। मुश्तबा से हमारी दोस्ती भी है, प्रोफेशनली भी। मैं अगर कभी कंपनी या कॉर्पोरेट का कोई सवाल गहरा अगर डिस्कस करना हो तो मुश्तबा को कॉल करते हैं। हमारे सदर साहब भी हैं, हमने मिल के बार की, और लिंकन एंड बार एसोसिएशन में हमारे सदर भी थे, गहरा सोचते हैं। सो वी आर लकी टू हैव हिम टुडे। और मुश्तबा, वेलकम ऑन एंड ओवर टू यू। आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप पीछे भी नजर आ रहा है बेहतरीन, जो आपके नजदीक प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिस के लिए जो किताबें हैं और किताबों की अहमियत क्या है, उसके बारे में आज हम मुश्तबा से बात करेंगे। ओवर टू यू बैरिस्टर मुश्तबा जमाल साहब। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। और आई थिंक आपने बड़ा एक लाइक अ गुड फ्रेंड इंट्रोडक्शन कराया है, सो आप एज अ डिजर्व गुड करते फ्रेंड आई से थैंक यू फॉर दैट। असल में यही बात हो रही थी कि लॉ प्रैक्टिस में किताबों के हवाले से मोहम्मद का ख्याल था कि हमें बैठ के थोड़ी बात करनी चाहिए। तो इट्स अ वेरी वेलकम अपॉर्चुनिटी। इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली बुक्स की बात करें, मैं बस चाह रहा था कि हम थोड़ी 2 मिनट के लिए ये देखें कि बुक्स लॉ प्रैक्टिस में रेलेवेंट कैसे होती हैं और किस हद तक होती हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉ जो है वो तो एक सॉवरेन की कमांड के तौर पे स्टैट्यूट में लिखा होता है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट में होता है। तो इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस, अगर आपने स्टैट्यूट पढ़ लिया है और आपने एक जजमेंट पढ़ ली है, तो फिर किताब मतलब पहली नजर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि किताब अब कहाँ यहाँ फिटिंग होगी। तो उस हवाले से मेरी गुजारिश है कि जब हम लॉ को एज अ फील्ड देखते हैं, तो बेसिकली लॉ एक फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज पे डिपेंडेंट है। और लॉ का फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज जो है ये हजारों सालों में इवॉल्व हुआ है। जब भी हम बतौर वकील या बतौर जज लीगल रोल में एंटर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक बड़े वेल एस्टैब्लिश और एक कॉन्टिन्यूइंग फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज में एंटर कर रहे हैं। उस फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज के अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, स्टैट्यूट भी हैं, रूल्स भी हैं, रेगुलेशन भी हैं, जजमेंट्स भी हैं। तो किताब जो है वो बेसिकली आपको उस फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज के 4 कॉर्नर्स देती है, जिसके अंदर वकालत होगी या लॉ की कुछ बात की जा सकती है। तो अगर आपने, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फर्ज कर लें कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, कुछ स्टैट्यूट ड्राफ्ट करना है, इंटरप्रिटेशन तो बाद में आती है, वो ड्राफ्ट होगा तो इंटरप्रेट होगा। या आपने अगर इवन कोई डॉक्यूमेंट भी इंटरप्रेट करना है या ड्राफ्ट करना है, तो आपको एक वाइडर फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ, बड़ी जरूरी है। उस वाइडर फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही लॉ में हमने करना है जो कुछ भी करना है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी अपनी जाती राय में उस वाइडर फ्रेमवर्क में जब आप लॉ को देखते हैं, तो नंबर 1 पे हमें लॉ को बाय एंड लार्ज एज अ कॉन्सेप्ट देखना होता है। का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप एरिया ऑफ लॉ देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले कि हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है आज तक? तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद ही हमें पता चलता है कि फिर इस लिमिटेशंस क्या है और इस चीज की अपॉर्चुनिटीज क्या है। मुश्तबा, एक चीज का एक क्वेश्चन, लेकिन एक इसको कहते हैं हमारी डेली की जो वकालत है, उसके अंदर इतनी गहराई में जाने की जरूरत है, ये किताबों के अंदर जाने की आपके ख्याल में? अच्छा, वो देखें ना कि आप जो कॉमन मोस्ट यंग लॉयर्स करते हैं, बट सीनियर्स में क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप लिटिगेशन में कर रहे हैं, आप किसी गलत अदालत में खुदा ना खास्ता फाइल कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती है। आप अपनी उस कॉज ऑफ एक्शन को राइटली प्लेस नहीं कर सकते। सही है। या आपने एक ऐसा स्टैट्यू इन्वोक कर दिया है जो स्टैट्यू आपके फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्चुअली लिंक नहीं हो रहा। सही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में
क्रिमिनल साइड पे देख लें, अगर आपके पास एक सेट ऑफ फैक्ट्स है, अब आप साइबर क्राइम एक्ट के तहत भी जा सकते हो, आप शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जा सकते हो, आप शायद नैब के अंदर भी जा सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि ये डिफरेंट शेड्स क्या हैं इन सारे इदारों की जुरिस्डिक्शन के और इन क्राइम्स की सब्सटेंटिव नेचर के, तो बहुत मुमकिन है कि कोई आप जुरिस्डिक्शन वाला भी ड्रॉ कर लें, जैसे कहाँ पे सिविल सूट करना है, कहाँ पे रिट करनी है। अब जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का कॉन्सेप्ट विज़ा-वी एक सिविल सूट क्लियर नहीं है, तो आप देखते हैं अदालत में, मैंने भी बहुत दफा देखा है कि वो एक रिट फाइल होती है, अब वो जज साहब भी परेशान बैठे हैं कि अच्छा, अब वो वकील भी परेशान है कि अब किधर को रास्ता निकालें। तो इसलिए मेरा तो बहरहाल जो मेरा अजमूदा मसला भी यही है और मेरा मशवरा भी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में जाना है या हमें किस सेक्शन में जाना है। और इसकी मैं लातादार आपको मिसालें दे सकता हूं। अच्छा, कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए वो है प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने अर्ज किया कि देखिए अमेंड होते रहते हैं, मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ ज्यादा, तो मैं आपको कंपनी की मिसाल देता हूँ कि कंपनीज एक्ट 1913 था नाफिजुल अमल जब पाकिस्तान बना है, उसके बाद 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस आ गया जो 1913 से काफी चेंज हो, उसके बाद अभी रिसेंटली 2017 में कंपनीज एक्ट आ गया जो 1984 से भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब देखिए, अगर हम सिर्फ स्टैट्यूट पे चलें और वर्ड ऑफ लॉ पे चलें तो वो एक का मुकम्मल रुख नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कंपनी लॉ के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो कंसिस्टेंटली 1913 में भी थे, जो 1984 के ऑर्डिनेंस में भी थे और जो 2017 में भी हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कभी कंपनी का लॉ ड्राफ्ट करेगा और उन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर देगा। दूसरी चीज समझी जानी चाहिए कि हर एरिया में इसी तरह क्रिमिनल लॉ के भी प्रिंसिपल्स हैं, सिविल लॉ के भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और अभी आप स्टैट्यूट पे नहीं आए। उन प्रिंसिपल्स के अंडरस्टैंडिंग के बगैर स्टैच्यू को इंटरप्रेट करना आपकी मर्जी है। जैसे कि वो मिसाल दी जाती है ना कि अगर आपने किसी कार को करना है तो वो रबड़ के जूते पहने, हाथ में रबड़ का ग्लव पहने, ताकि आप सेफ्टी अपना काम कर सकें। दूसरी हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ये भी मैं कह रहा कि पीएचडी करना है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अपने एरिया ऑफ लॉ में आपको एक जनरल प्रिंसिपल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज फिर आती है जो वर्ड ऑफ लॉ है, विच इज द स्टैट्यूट, जो प्रोसीजरल भी हो सकता है, जो सब्सटेंटिव भी हो सकता है, फिर वो स्पेशलाइज्ड भी हो सकता है, स्पेशल लॉ, जनरल लॉ, वो सारी बात आ जाती है। उन दो जो बातें मैंने की थी कि कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को समझने के लिए ना कि किताबें आपका एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है, जिसकी बता रही होती है लॉ खड़ा कहाँ पे है और इस लॉ को अब हैंडल करने के लिए हमारे पास इसी में अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे बुक्स भी शेयर कर लूंगा, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बुक है। तो वहां से इब्तिदा करना चाहेंगे। दुरुस्त। तो वहां से वो जो भी स्टैच्यू है उससे अल्टीमेटली इंटरप्रेट होना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का लेबर लॉ का स्टैच्यू है जिसकी वो एक अपना बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन होनी है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का स्टैच्यू है जिसकी अपना रिस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन होनी है, चाहे वो कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ का है जो इनेबलिंग स्टैच्यूज है। अब इनेबलिंग में, बेनिफिशियल में, लीगल में जमीन आसमान का फर्क है। और इस्तेमाल कैसे होना है, बिल्कुल सही कहना। बात स्टैच्यू में नहीं लिखी होती, लेकिन अब मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि किताबों का ये फायदा है कि आप कॉन्सेप्चुअली नहीं है कि आप कंपनी लॉ के स्टैच्यू की अपना रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दें, वो कमर्शियल फ्रेंडली इंटरप्रिटेशन होनी है, उसका मकसद ही कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। दूसरी चीज भी, जब स्टैच्यूज में भी हम आते हैं तो मैंने इस पे भी मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि स्टैच्यूज में भी एक स्टैच्यू होता है जो कई दफा इंडिपेंडेंट हो सकता है और कई दफा आपके अपने मुल्क के एक नेटवर्क ऑफ स्टैच्यूज होता है कि आपको अपने उस स्टैच्यू को इंटरप्रेट करने विद इन दैट स्टैच्यू डिफरेंट सेक्शंस को देखना पड़ता है, या कई दफा कई ऐसे स्टैच्यूज होते हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और आपको एक डेफिनेशन को कंप्लीट करते करते दूसरे स्टैच्यू का भी सहारा लेना पड़ता है या कहीं पर जनरल लॉ के मीनिंग्स को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो अगेन यहाँ पे भी हम एक स्पेसिफिक जिसको नेचुरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू कहते हैं उससे थोड़ा सा डिविएट करते हैं। अच्छा, अब इन डिफरेंट स्टैच्यूज को हार्मोनियसली कैसे इंटरप्रेट करना है, अगेन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज की बुक्स आ जाती हैं, क्योंकि जो जजमेंट्स में हम कोर्ट करते हैं हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका जजेस भी कहीं से पढ़ते हैं तो अपना फैसला देते हैं ना। सो आई थिंक ये बुक्स एक ऐसी चीज है जो आपको वकील के काम में और जज साहबान के काम में बराबर और मुस्तकिल नजर आए, क्योंकि उन दोनों
लिए वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जी सर। इसके बाद फिर जो केस लॉज आ जाते हैं, तो केस लॉज पे जो अच्छी टेक्स्ट बुक है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली हमारी लीगल स्कॉलरशिप की, लेकिन अगर आप इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को देखें तो वो फिर केस लॉ को पूरी एक इंटरप्रिटेशन के साथ, कमेंट्री के साथ और एक उसकी इवोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं कि जनाब इस मौजू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला ये था, फिर ये था, फिर ये था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे टाइम चेंज हुआ, लॉ चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ, तो आपके पास बुक के जरिए एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। दुरुस्त है सर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो जैसे बुक को अगर आप कह रहे हैं तो उसको हम इकोनॉमिक ओपिनियन भी कहते हैं कि जहाँ पे स्टैचू बहुत क्लियर नहीं है, या जहाँ पे जजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है और आपको फॉरेन जजमेंट जा सकती है, वो फॉरेन बुक्स भी वहाँ आ जाती है, तो फिर आप कई गैप्स को अल्टीमेटली सिर्फ इकोनॉमिक ओपिनियन से फुलफिल करते हैं, क्योंकि ये इतना इनोवेटिव है कि इकोनॉमिक ओपिनियन नहीं आया है, ना कोई लॉ आया है और ना कोई जजमेंट आया है। दुरुस्त। तो आपके मैं चाह आपकी रहा था कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल दुरुस्त। आप व्हाट एसेंशियल खास तौर पे हमारे जो यहाँ पे ज्यादातर ऑडियंस मौजूद है वो अपकमिंग न्यू ट्रेनिंग के लिए जो दोस्त ज्यादातर दोस्त आए हैं, बेसिक फंडामेंटल्स कैसे इस्तेमाल करनी है वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर लिया। अब ये बताइए मवाद कौन सा और कौन सी किताबें आपको आप यू हैव फाउंड इन योर प्रोफेशन? आप पूछते हैं, और खासतौर पे अगर यंग लॉयर्स के साथ हमने ये डिस्कशन करनी है, तो मेरा ख्याल है कि जो पहली चीज लॉयर्स को देखनी चाहिए वो जो एलिमेंट्री बुक है जिनको शायद हम इतना संजीदगी से नहीं लेते, जैसे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की है, आई थिंक सालमन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हॉलैंड ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये बेसिकली वो किताबें हैं जो जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट है हमारा, कि जो जनरल डेफिनेशन देता है, तो ये बुक्स आपको लीगल थ्योरी में जाए बगैर, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी फिलॉसफी में जाए बगैर उन एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स की एक गुड ग्राउंडिंग दे देती हैं, जो जगह जगह रिगार्डलेस आपने किस एरिया ऑफ लॉ में जाना है इस्तेमाल होते हैं। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, राइट की नेचर क्या हो सकती हैं। अच्छा, इनको समझे बगैर अगर हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे ना, तो मेरी ख्याल ये है कि कुछ फंडामेंटल डेफिशिएंसी फाउंडेशन लेवल पे रह जाते हैं। मैं इसमें बल्कि आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे पास अगर बुक्स हैं, जो मैं तो खैर अर्ली डेज में यूज करता रहा, अगर ये नजर आए, जैसे ये सालमन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंडियन वाली पर्सनल लॉ फिट्जरल्ड का, की और आप इसी तरह ये हॉलैंड ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये भी बड़ी अच्छी सिंपल बेसिक बुक है, क्योंकि वो कई दफा ये होता है कि जैसे वो लॉयर का इंट्रोडक्शन टू ज्यूरिस्प्रूडेंस, और वो थोड़ी सी वो बेसिकली आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगा, अंदर आपको शौक है लीगल थ्योरी का तो जरूर करें, वरना जैसे ये भी एक पढ़ने की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और अगर इनमें से आप किसी की भी एक जनरल कंटेंट्स को क्विकली देख भी लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बड़ी बेसिक बातें हैं, sources of law, legislation, precedent, rights, ownership, possession, person, लेकिन ना पर्सन और इंडिविजुअल की कितनी जबरदस्त डिबेट है, ओनरशिप और पोजेशन सारा आपका सेल और लीज का फर्क ही नहीं से आता है। तो अगर आपकी बेसिक ग्राउंडिंग हो जाती है ऑन दीज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है। इसी तरह अब नई किताबें बहुत आ गई हैं, ये तो मैंने बड़ी क्लासेस पुरानी बताई हैं, और आज एलएलबी के लिए थोड़ा सालमन तो एलएलबी के अंदर भी अगर दोस्तों ने की हुई है तो हम हमारे कोर्स प्रिंसिपली वही किताब उसकी बेसिस पे ही चलेगी। अच्छा, वो मैं ये भी करूंगा कि एक हमारे यहाँ ये बड़ा मिसनॉमर है कि यंग लॉयर्स को ये कहा जाता है कि किताबों में कुछ नहीं रखा, आप सारा जाके सीखेंगे प्रैक्टिस में। मैं बड़ा हम्बली इससे अटल मेरे से फिर आप डिसएग्री करते हैं, क्योंकि मैंने तो हाँ, सालमन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को रद्द करने के लिए काफी अच्छे से मैं जोर लगा रहा हूँ कि चीज काम तो काम होता है वगैरह देखी जाएगी। मेरी तो सारी प्रैक्टिस जो है ना जी, वो चूंकि मेरा सीनियर शुरू में डॉक्टर परवेज हसन साहब साथ मैंने काम किया, फिर मैं प्रैक्टिस में चला गया, और एज सच मेरा सीनियर तो था ही नहीं, तो मुझे अपना सीनियर खुद ही बनना था, और वो मेरी सीनियर थे जो किताबें में। सही। बड़ी फायदा क्या होता है किताबों का कि आप अपने ओपिनियन में, अपने आर्गुमेंट्स में कोई बेसिक मिस्टेक नहीं करते। आपने जो किताब को कंसल्ट किया होता है, तो एटलीस्ट ठीक है आपने कोई मास्टरपीस बनाया, तो कम से कम आपने कोई फंडामेंटल, और आई थिंक एज ए यंग लॉयर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपका काम एरर फ्री हो, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रैक्टिकली। इन्हीं किताबों में अब जो नई किताबें आ रही हैं, जैसे ये बुक है रीजन इन लॉ, जो अब थोड़ा सा ब्लेंड किसकी है? कार्टर और बर्ग, ये अमेरिका के प्रोफेसर हैं बड़े,
और जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू लॉ की बुक लिखी है और इसको प्रिंट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस ने। ये आपको मिली तो कहाँ अगर से? हमें बिकॉज यहाँ पे समझ मिलती तो नहीं है अमूमन। ये वाली किताब कम से कम, और पिछली भी जो टेक्स्ट दिखा रहे थे सालमंड के अलावा, तो आई डोंट थिंक दे रेडिली अवेलेबल। आपने ली कहाँ से? ये जो सालमन और हॉलैंड है, ये मोस्टली मेरी जो बुक्स हैं लॉ की, वो पाकिस्तान लॉ हाउस से मिल जाती हैं, जो अच्छा, इंडिया में अच्छा। छपती और ये हैं, तो वाली, वो बड़ा बड़ा। और हाँ, अच्छा, ये इनकी जो बुक कीमत है ये अंदाजन? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अच्छा। तो वो रीडिंग वैसे लॉ बुक सेलर तो नहीं है, हम्म, लेकिन ये कि कई दफा उनके पास अच्छी लॉ की बुक मिल जाती है। हम्म, तो उसमें ये जो उन्होंने यानी कि जनरल लॉ के इंट्रोडक्शन टू लीगल प्रोसीजर्स एंड टर्मिनोलॉजी, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इवन लॉ एंड पॉलिटिक्स, आई थिंक ये भी एक बात है कि हमें एज लॉयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉ जो है वो एक सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा होता है और एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे हम्म, हम्म, आई थिंक ये 3-4 बुक्स हैं जो पर्टिकुलरली मैं यंगस्टर्स से कहूंगा कि आप इनको गो थ्रू करें, रख लें। कवर टू कवर पढ़ने वाली बुक्स नहीं होती, हम्म, चैप्टर पढ़ लें, एक पेज पढ़ लें, केस के मुताबिक देख लें। यू हैव टू डेवलप योर नॉलेज ओवर योर करियर। तो एक किताब ले लें, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, बोरो कर लें। हाई कोर्ट की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। आप मतलब जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी थी और अभी मेरा चेंबर में ढूंढ ही रहा था, तो मैंने अपने कई हाई कोर्ट शुरू के केसेस जो है वो हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में बैठ के किए हैं, और वो बड़ा जबरदस्त एक माहौल होता था। हम्म। तो ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, यू डोंट इवन हैव टू बाय दैट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी बुक्स हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में ही होंगी, और बड़ा अच्छा माहौल है। जब मैंने आखिरी दफा वहां विजिट किया था, मुस्तफा, मैं हाई कोर्ट की पढ़ा। लाइब्रेरी में नहीं, मैं खुद सेक्रेटरी रहा हूँ वहाँ पे। और दोस्त भी अगर जो हमने रखी हुई है कॉपस ज्यूरिस वगैरह, मट्टी उसके ऊपर पड़ी रहती है, दोस्त यूज नहीं करते। बिकॉज दोस्तों की कंप्लेंट वगैरह अमूमन ये होती है कि जी ज्यूरिस्प्रूडेंस और इन मामलात के लिए हमारी डे टू डे की वकालत के अंदर शायद कंसेप्चुअली तो बेशुमार बहुत जरूरी है। वो तो सीपीसी की आपको 15 सीपीसी की 15 कॉपीज होनी चाहिए वहाँ पे वगैरह। बट मजाल है हमारे दोस्त वैसे इसको चेक इतना करते नहीं। आई टोटली एग्री विद यू कि अगर आपने मैं अच्छे आपको बड़ी लेवल पे करना प्रैक्टिकल है। एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें ना, कि मैंने आपको जो अभी जूरिस्प्रूडेंस की बुक सिखाई है, उसमें उन्होंने ओनरशिप और पोजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया हुआ है। दुरुस्त है। अब अगर आपने अर्ली एक सेल डीड बनानी है और लेज डीड बनानी है, हम्म, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि पोजेशन में और ओनरशिप में फर्क क्या होता है, हम्म, तो खतरा है कि आपकी डीड में कहीं कोई डिफेक्ट ना रह जाए, या आप सेल डीड में कोई राइट मिस ना कर जाए और दुरुस्त, उसकी इम्प्लीकेशन शायद ना समझ पाए। तो दुरुस्त। ये भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी आर्बिट्रेरी डिवीजन है, कॉन्सेप्ट में और प्रैक्टिस में होगा फर्क, नहीं होगा। वो मशहूर है ना, वो नेपोलियन की कोटेशन है कि द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सब्लाइम हम्म, एंड बीइंग रिडिकुलस, हम्म। one step. जी, जी, So I बिल्कुल think दुरुस्त है। so the difference between being sublime and being ridiculous in law is also just one step. बिल्कुल आपने दुरुस्त एक कह रहे हो आप। ड्राफ्ट की है। अब इसी हम्म, तरह आप देख लेना कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी एग्रीमेंट बनाना है, हम्म, अगर आपको एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, हम्म। तो खाली वो जो सेक्शन 202 और वो ऑनवर्ड्स है कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको एजेंसी एग्रीमेंट बनाने में हाथ से आगे नहीं लेके जा सकते। वो तो आगे मुस्तफा, में इसका एग्रीमेंट बनेगा। मुस्तफा, हमारे दोस्त तो एक्चुअली मोगॉन की कन्वेंसर वाली किताब की नकल उतारेंगे, वो इतनी देख इतनी शायद डेप्थ के अंदर जाने की ना कोशिश करें। लेकिन तमाम दोस्तों को मुस्तफा से मिलवाने और बात करने की जरूरत भी है कि एज आई सेड के डेप्थ के अंदर जाके करते हैं। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑन विच यू कैन फंक्शन। अगर अच्छे लेवल पे और जिस लेवल पे मुस्तफा फंक्शन करता है, और अगर आपने अच्छे बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे करना, तो ये वाली चीजें दोस्तों को पढ़ने की बेशुमार जरूरत है। अदरवाइज नकल और छापा मारने के लिए तो फिर आपको दूसरी किताबें वगैरह मौजूद हैं। मगर एज मुश्तबा इज पॉइंटिंग आउट कि वन कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। माना कि आजकल जज साहबान भी शायद इन चीजों के बारे में नहीं सुनना पसंद करते, मगर अगर किसी ने सवाल कर लिया और आपको ओनरशिप का नहीं पता, या आपको ये नहीं पता बेसिकली लीज होल्ड और फ्री होल्ड और ये मुख्तलिफ चीजें वगैरह, तो वहां पे एम्बेरसमेंट से बचने के लिए और वहां पे करने के लिए कई जज साहबान ऐसे मौजूद हैं जो गहराई में जाते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो मुस्तफा, दीज बुक्स आर एसेंशियल अगर भाई बेसिक्स जो वगैरह पिकिंग करना। अप ऑन योर पॉइंट आल्सो, क्योंकि मैंने पहले 10 साल काफी लिटिगेशन भी की है, और फिर अल्टीमेटली आई थॉट कि वो कॉर्पोरेट लॉ में जरा स्पेशलाइज हो गए। जज साहबान के ऑन द स्पॉट सवालों के जवाब देने के लिए भी बड़ी जरूरी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। जरूर सर। क्योंकि आपने अगर जाहिर है आप हर सवाल का जवाब प्रिपेयर तो नहीं हो सकते, तो बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे देना होता है, और बिल्कुल। आप फिर जज साहब के साथ एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जनाब कंपनी को सेपरेट लीगल पर्सन होता है, तो कंपनी के हवाले से क्या ये सवाल उठाया भी जा सकता है, इसको और करने हम्म, की जरूरत है, हम्म, वगैरह वगैरह। तो हम्म, उसमें ये होता है कि
अलावा हमारे लिए तो जो जज और दूसरा बड़ा जो क्लाइंट फैक्टर है वो क्लाइंट है कि अगर मीटिंग है, अब देखें ना, इवन एज अ कॉर्पोरेट लॉयर मैं अब अगर एक बड़ी मल्टीनेशनल के बोर्ड रूम में बैठा हूँ और वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और वो मुझसे पूछेंगे कि बताएंगे मुझे अब अगर मुझे खाली मैंने एक्ट पढ़े हुए हैं, मैं कहूँगा जी कुछ भी कर रहे हैं हम, तो मैं तो आपको दोनों बना दूंगा। आई डोंट थिंक दिस इज नाउ व्हाट द क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर। आपको अब ना आप सॉर्ट ऑफ मेमो ऑफ लॉ बन सकता है, ना आप अपने जूनियर को फोन कर सकते हैं, ना आप अपनी लाइबिलिटी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे वक्तों में, और मैं यंग लॉयर्स को कहूंगा कि जो पहले 1 2 3 साल की फुर्सत होती है उसका फायदा उठाएं। तो उस फुर्सत में पढ़ी हुई किताबें आपको नहीं पता जिंदगी में कहाँ किस सुप्रीम कोर्ट की इस्तेमाल हो आर्ग्यूमेंट्स के सकता दौरान जज साहब के सवाल का जवाब देते हुए या मुतमईन करते हुए ऑन द स्पॉट इस्तेमाल हो जाए। और अगर आप 100%। पहले 2 3 साल फ्री टाइम को नहीं यूटिलाइज करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब आपकी वकालत चल पड़ेगी तो फिर उस तरह पढ़ने का और समझने का टाइम मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू आर इनटू अ लॉन्ग टर्म करियर ऑफ लॉ। बिल्कुल। ये तो पहली चीज थी जो मैं चाह रहा था कि इस हवाले से दोस्त और किताब भी देख लें, बट ये है जिसको देखना चाहिए। आगे अच्छा, बताइए। दूसरी जो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है, जैसे मैंने पहले भी हिंट किया था, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। दुरुस्त। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अल्टीमेटली आपको करनी ही करनी है। आपके सामने जिस मर्जी आप एरिया ऑफ लॉ में हो, वो एक स्टैट्यू पड़ा हुआ है, अब उसका मतलब समझना है कि उसको कैसे समझा जाए। उसके लिए जो किताबें मोस्टली चलती हैं वो तो बड़ी क्लासिक और आई थिंक बड़ी इजीली अवेलेबल है, वो तो मैक्सवेल ऑन जी स्टैट्यूट है, बिल्कुल। व्हिच इज अ हाँ वेरी गुड स्टार्टिंग बुक। और अगर आप इसी को लें और इसको ऐसे ऐसा पढ़ें तो दिस विल गिव यू अ गुड ग्राउंडिंग ऑन दैट। पर्सनल फेवरेट अगर आप पूछें इसके अलावा कौन सी थी, तो मैंने ये एन.एस. बिंद्रा की जो बुक है, जी, मेरी भी ये पसंदीदा। स्टाइल के साथ आपको ज्यादा एक एफिनिटी डेवलप हो जाए और कौन समहाउ आपको समझाने में ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो ये लॉ बुक कंपनी इंडिया से छपी हुई है और इसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलरली अर्ली डेज में जब मैं समझ रहा था कि ये क्या होता है। अब अच्छा, लेक्सिस इंग्लिश के नेक्सस के भी अलावा खाते अगर में पड़ आप गई। अब ये लेक्सिस नेक्सस छाप रहा है आप नई वाली जो उसकी हाँ, एडिशन। इसके अगली एडिशन आ चुके हैं। अच्छा, उसमें ये भी होता है थोड़ी सी जो है ना कि हम मैंने आपने जिस एडिशन से सीखा हो ना, समहाउ आप उस एडिशन से आपका वही थोड़े हाथ से में हकअप रहता हो है। जाते हैं। हाँ, आपको, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो वो 100%। अगली तो आपको लगता है कि इन्होंने कुछ किताब बदल दी है, वो फील नहीं आ रही पढ़ने हाँ में। तो बिल्कुल ये वो लगता टीचर है जो मेरा फेवरेट एक जमाने में रहा है, तो मैं वही उठा लाया। है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जो अगली बुक थी वो क्रॉफर्ड की भी अच्छी किताब है। अगर आपने अमेरिकन एस्पेक्ट से देखना हो स्पेसिफिक को, तो ये एक बड़ी अच्छी नाइस बुक है, व्हिच इज नॉट टू हैवी, और जिसको अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो वो है पाकिस्तान के थोड़ी लिए सी क्या करते ज्यादा। हो? पाकिस्तान के लिए किसकी तरफ रजू करते हो? अच्छा, पाकिस्तान आखिरी स्पेसिफिक अगर कौन मैं सी अच्छी हो? कर दूं कि ये थोड़ी सी मेरे ख्याल बेनियन में की। ये जो बेनियन हाँ। इंटरप्रिटेशन है, अगर अगर आपको बहुत मैं कहूँगा एक एडवांस लेवल पे जाके स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन को समझने का शौक हो और उस एस्पेक्ट पे जाना हो तो फिर ये भी एक अच्छी किताब है। जहाँ तक आपकी बात है कि पाकिस्तान के लेवल पे आप क्या करते हैं कि पाकिस्तान, ये तो मैं फिर वही बात कर रहा था कि मेरे लिए तो कम से कम एज ए यंग लॉयर और इवन आज भी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मैं जब एक लॉ के फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज में एंटर करने लगा हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज फर्म फुटिंग्स पे होनी चाहिए और मुझे अदालत में कोई बंदा या इवन मेरे लिखे हुए ओपिनियन को मार्केट में कोई बंदा ये ना कह दे कि यार ये देखो क्या इसको तो बता लो। तो सही। बहुत सी रीडिंग आपको सिर्फ ये जानने के लिए करनी पड़ती है कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जांपल दूं ना, कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे नॉवेल्स लोगों ने कैसे लिखे हैं, ताकि फिर आप जब अपना नॉवल पहले लिखेंगे तो पाकिस्तान आप वाले का सवाल का जवाब दो ना यार। वो पाकिस्तान के लिए कौन सी रिकमेंड मैं करोगे? आंसर देता हूँ। पाकिस्तान में देखिए, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू करनी है ना, तो जो उसका वो तो स्टार्ट सॉरी, आपकी आवाज कट गई मुस्तफा। क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू का आगे देखता आता है। मुस्तफा आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। होता यह है कि अगर आप किसका रिकमेंड कर रहे हो? आपकी आवाज कट गई थी, हम सॉरी। पाकिस्तान के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को देखना है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एससीएमआर और सुप्रीम कोर्ट है। हेड नोट ये से। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक अलग इंडेक्स होता है जो जहाँ हाँ से आपको हाँ प्रिंसिपल्स पता चल जाते उधर हैं। से खुद बनाए। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, पहली बार मैंने तो रजिस्टर बनाया था और वो मतलब ये मैक्सवेल को फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है। मैक्सवेल ने भी बताया अच्छा इसको, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है मैक्सवेल को, वहाँ उन्होंने बाकायदा दुरुस्त उस है, पर रिलाइज क्रॉफर्ड किया वगैरह है। को भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। होता है कि अगर आप अपना जो केस
जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं वो आपको उस इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स में नहीं मिल रहा, तो फिर देन यू रिलाई ऑन द बुक और आप उस बुक में से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये जो प्रिंसिपल इस तरह से इंटरप्रेट हुआ है, लेकिन इसकी ये एप्लीकेशन जो है वो हमारे केस पे आएगी, और वो फिर आप थोड़ी सी, जिसको आप कहते हैं, आपको एक इंटीग्रेशन करनी होती है बिटवीन प्रिंसिपल रिटन इन द बुक एंड जो प्रेसिडेंट के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुआ है उसको लेके चलना तो होता पाकिस्तान के लिए आप है। अपना रजिस्टर पे रिलाई करोगे बेसिकली हाँ, वो मतलब वो देखिए, जैसे मैंने शुरू में डिस्टिंक्शन बताई थी ना, तो ये ज़हन में रखें कि नन ऑफ दीज बुक्स इज अ वर्ड ऑफ लॉ। और हाँ वो जो सही, मशहूर है जस्टिस होम्स की कोटेशन कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ यंग मैन, नॉट द नॉट योर कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस। तो सही, ये हमें बड़ा जबरदस्त समझने की जरूरत है कि जब भी हमने ओपिनियन लिखना है या कोर्ट पे पेश होना है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये किताबें जो है ये डायरेक्टली ना इनकी कोई मैंडेट की हैसियत है, ना इनके पीछे कोई सॉवरेन बैठा है जो इनको इन्फोर्स करवाएगा। ये किताबें तो बेसिकली आपका दिमाग खोल रही हैं। और आई थिंक देखें, अगर आप एक पढ़ भी लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जनाब स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। अब स्पेशल लॉ किसको कहेंगे, मेरे जनरल तुम्हारी लॉ एक सेकंड किसको कहेंगे, एक ये सेकंड एक आपको सेकंड फिर वो थोड़ा सा मेरा आप तुम्हारे अंदाज के साथ थोड़ा सा डिसएग्री वगैरह करता हूँ, क्योंकि अगर मैं होता ना जस्टिस होम्स को, तो मैं आगे कह देता यस इट मे नॉट बी ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट जस्टिस होम्स का तो है ये कोर्ट। और मैन मैनेजमेंट एंड नो द जज, और वो जो किताब वगैरह का जो सिलसिला है ना, बिकॉज एक हद तक और बिलखसूस कम अज कम मैंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया है कि आई थिंक यू हैव टू प्ले द जज एज वेल एंड प्ले उनको भी, आपको यू नीड टू नो योर जज अबाउट दिस एज वेल, बिकॉज बेशुमार के सामने अगर आप जूरिस्प्रूडेंस साइट करोगे या अगर आप केस लॉ के ऊपर ही चलना शुरू कर दो, तो वो नहीं उस साइड के ऊपर जाते बेसिकली। तो आपने उनको उनको कन्विंस करना है, ना कि उन किताबों के अंदर क्या था। तो वो वाली चीज है, आई डोंट नो, एक हद तक मेरा और तुम्हारा शायद इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट भी रहेगा कि एक हद तक बुक्स वगैरह हेल्प करती हैं, और आगे जाके सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हेल्प करती है इज हाउ यू हैंडल द जज रादर देन, बिकॉज ये करोगे अगर जूरिस्प्रूडेंस अगर किसी के सामने मैं नहीं बिल्कुल करता, अगर करूंगा तो वो 2 मिनट में चिढ़ जाएगा। हाउएवर अगर मैं कंपटीशन कमिशन की ये वायरीज का बात केस आपकी कर रहा बिल्कुल हूँ, फुल बेंच के सामने कर रहा हूँ और बड़े जजेस बैठे हुए हैं, तो वहां पे यस, जहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, बट 99% केसेस के अंदर स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स, हाँ थोड़े बहुत वहां पे आपको एम्यूनेशन अपने फेवर में देनी पड़ेगी। ये आपकी बात से मैं 110% इत्तेफाक करूंगा कि ये तो आप बुक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, जो आप बात एडवोकेसी की कर रहे हैं, हम्म, देखिए उसमें जो है ना, पर्टिकुलरली हमारे कोर्ट्स में, वैसे मैंने तो इंग्लैंड में मेरी प्रिविलेजेस की है हम्म, और मैंने बहुत गया हूँ रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी वो हम्म, साथ जिनके साथ मेरी ड्यूटी थी। हम्म। आई थिंक जितना मैंने देखा था वहां पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे पता नहीं चलता था, जज साहब ना यूं करके बैठे होते थे कि हाँ, वो बोलते सोने भी के नहीं थे। लिए जाते हैं। यानी कि वो बैरिस्टर साहब खड़े होते थे, वो अपना केस आर्ग्यू करते थे, और मतलब अगर उसने 15 मिनट आर्ग्यू किया तो मेरा ख्याल है हार्डली 1 मिनट से 2 मिनट जज ने उससे कुछ सवाल पूछे। हाँ, अच्छा, और सही। जब सवाल जज पूछता था तो वो किसी की जबान लड़खड़ा जाती थी, मतलब हुँ, क्योंकि हमें बार में ट्रेनिंग भी यही दी गई है कि शायद मैं इतना यूज्ड नहीं हूँ कि हुँ, जज को पूछना पड़ रहा है। हुँ, यानी कि मेरी ड्यूटी है कि मैं जज के सामने बिल्कुल जिस तरह एक सिम्फनी म्यूजिक बजाते हैं ना, मैं बजाता जाऊं और जज साहब से ठीक है, मुझे आप समझ आ गया, देखो हुँ, अब आप सही। लेकिन हमारे कल्चर में समहाउ जज साहब जो है वो दो एक्टिव रोल लेते हैं उसमें हुँ, ना। अच्छा, ये दूसरी बात है, अगर आपने ये बुक पढ़ी है, आपको शौक है, आपने किसी केस की तैयारी की है, एडवोकेसी में जाके ये बात जहन में रखें कि जैसे मोहम्मद ने बिल्कुल राइटली कहा है कि देन यू विल बी डिक्टेटेड बाय हाउ द जज वांट्स यू टू प्रोसीड। हुँ, और हाँ, मेरे साथ अर्ली डेज में तो हाई कोर्ट में बहुत दफा हुआ है कि ये सारी तैयारी करके गए और बहुत अर्ली डेज थे, डर बहुत ज्यादा था कि पता नहीं लॉ कवर भी किया या नहीं। हुँ, और अगर मैं रिस्पोंडेंट की साइड से हूँ तो वो पिटिशनर भी अपना केस समझा रहे हैं और तो जज साहब से हो रहा है और सब उसी से हम पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अच्छा, हुँ, बड़ी टेम्पटेशन होती है कि आप इसमें लुकमा दें और कहेंगे जनाब इनसे ये भी पूछे, इनसे ये भी पूछे, लेकिन आई थिंक वो फिर एक और दुनिया है कि जो आपको एज ए लीगल प्रैक्टिशनर ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जज आपके ओपोनेंट की क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहा है, तो आपने ये सारी किताबें अगर सुनानी भी थी तो भी आप चाहते तो ये थे। तो हुँ, योर लक समहाउ वो ओपोनेंट ने जो केस नहीं पढ़े या जो भी किया है वो जज को मुतमईन ही नहीं कर रहा, तो इफ यू हुँ, हैव टू स्टैंड साइलेंट। और मेरे साथ ये कई दफा हुआ है कि हाँ, मैं खड़ा रहा हूँ, वो जज साहब को वो अपने सवालों के जवाब से मुतमईन नहीं कर सकता। हुँ, आपने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता, चले आपको एक मौका दे देते हैं, अगली दफा तैयारी करके आए वरना ये डिसमिस हो जाएगा। हुँ, मैंने कहा जी मच ऑब्लाइज योर लॉर्डशिप, मैं अगर रिस्पोंडेंट की साइड से हूं, हुँ, तो फिर यू डोंट हैव टू फोर्स दीज बुक्स द ना कोर्ट की। ज़रूरी, देखें, मैं रात को जागा हूँ, मैं तो इतनी तैयारी करके आया हूँ, तो डिसमिस मैं करने से पहले सुनाऊँगा। मेरी सुनना है। हाँ, यहाँ तो ना गलती है जो करनी
क्योंकि देखिए सारी तैयारी का मकसद ये है कि आपने केस सही 100% कह रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का आप कह रहे थे और टॉपिक्स इंटरप्रिटेशन पे ऑफ बताओ। स्टैट्यूज के बाद, हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के बाद दो चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा अपने यंग कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, हम ठीक है एक स्पेशलाइजेशन ही होनी चाहिए, लेकिन आपकी जनरल लॉ में गुड ग्राउंडिंग होनी चाहिए। और उसमें एक तो मैं समझता हूँ कि एविडेंस का जो एक्ट है, जो हम कानूनी शहादत कहते हैं, अगर आप ओपिनियन भी लिख रहे हैं तो मैं जिन डॉक्यूमेंट्स पर बेस कर रहा हूँ वो ओपिनियन, अगर मुझे ये नहीं पता कि कल को ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल होंगे भी या नहीं होंगे, अब मेरे क्लाइंट के पास इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं भी या वो गुमा चुका है, तो ओपिनियन की भी तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ओपिनियन में हम बेसिकली एक प्रॉक्सी जजमेंट लिख रहे होते हैं कि अगर ये मैटर कोर्ट में चला जाए तो बेस्ड अपॉन लॉ व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम। तो अक्सर मिस कर जाते हैं कि देखिए मैं तो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैंने एविडेंस पढ़ के क्या करना है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि नहीं, आप बिल्कुल कॉर्पोरेट लॉयर बने, जो भी बनना है बने, लेकिन आपको एविडेंस के, लॉ के प्रिंसिपल्स की जो फैक्टिंग इशू होता है रेलेवेंस और कौन से एडमिसिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिसिबल है एज ऑफ राइट और वगैरह, इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उससे आपके ओपिनियन को, मेरा ख्याल है, बहुत चार चांद लगेंगे और आपको ओपिनियन को तोड़ नहीं सकेगा कि नहीं ये ओपिनियन तो फिर यही है, अल्टीमेटली आंसर यही आया था। उसके अंदर कानूनी शहादत ऑर्डर है, बट हमारे पास बुक्स की जनरली जो है वो थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, कमी है। जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान में लीगल स्कॉलरशिप जो है वो इतनी नहीं है, लिखी तो नहीं गई। कॉन्सेप्ट मुनीर की है अलबत्ता अच्छी। हाँ, जस्टिस मुनीर है, वो एक है। मैंने ऐसे जो है ना, ये वुडरॉफ और अमीर अली की एक है लॉ ऑफ एविडेंस, हाँ इंडिया से आते हैं। बटरवर्थ पर काफी थी, 70 एडिशन है जो मेरे पास है। तो मैं ये जीवन में रखते हैं कि वर्ड ऑफ लॉ डिफरेंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक फैक्ट की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट की होती क्या है, क्योंकि डिपेंड करता है अपने क्लाइंट की वजह से या अपने फैक्ट्स की वजह से, आपको अपने फैक्ट्स को इनोवेटिवली तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको कई रास्ते निकालने पड़ेंगे। दुरुस्त है। उसमें आप जितनी, तो हमेशा कास्ट योर नेट वाइड, जितने बड़े मतलब मछलियां फंसेंगी, मछलियां लाइक अ लॉ पॉइंट, जितने आप वाइडर रिसर्च करेंगे वो आपके नेट में उतने लॉ पॉइंट्स फंसेंगे। अच्छा, फिर आप उन लॉ पाकिस्तान पॉइंट्स की को कौन सी लेकिन जिसको कहते हैं ना शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं ये तो वीक है, ये पाकिस्तान में जो मेरा ख्याल है कि अगर आपने उसके बाद पढ़नी है तो वो डॉक्टर महमूद की एक है आई थिंक लॉ ऑफ एविडेंस, जो एक कमेंट्री है। लेकिन पाकिस्तान में मसला जो है ना वो ये है कि हमें कमेंट्री में और बुक में भी फर्क करने की जरूरत है। सही है, वो तो हेड नोट्स का एक एक बुक जुमला जो पकड़ होती के है वो उन्होंने। कॉन्सेप्चुअल होती है, और कमेंट्री जो होती है ना वो तो बस वो केसेस को एक अपनी आर्बिट्ररी सिलेक्शन में आपने डाला होता है। आई थिंक सिर्फ एक एक्सेप्शन अगर आप कह सकते हैं कि जिसमें कमेंट्री को एक पीस ऑफ आर्ट बनाया गया है तो वो फिर ये वाली बुक है पाकिस्तानी, जिसमें आई थिंक कमेंट्री को भी हक अदा किया गया है, एंड दैट जिसके सामने रजा साहब बाइबल है तो हमारी। पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज देखना है, हाँ, तो ये फिर आप, मैं इसके अलावा कोई बुक नहीं रिकमेंड कर सकता, मेरी भी एक लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन दिस इज द वन बुक जो मैं फौरन ढूंढता हूँ और खोलता हूँ, जैसा भाई अगर ये कॉन्सेप्चुअली, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो वुडरॉफ और अमीर अली अमीर और जो वैसे पाकिस्तान में अगर आपने लॉ की गुड सेंस कुछ भी देखनी है या उस पर से अपनी रिसर्च बिगिन करनी है तो वो फिर आमिर रजा साहब है। यार वैसे मुझे ये बताओ कि ये एविडेंस और सिंपलिसिटी, आमिर रजा साहब का भी एक हद तक अगर इफ यू टेक अ लुक एट इट, आई डोंट थिंक इट्स रियली मच ऑफ अ कमेंट्री, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ उनके जो हेड नोट्स वगैरह, हेड नोट्स की तौर पे तो नहीं लिखते, वो थोड़ा अपना जहन अप्लाई करके प्रिंसिपल स्टेट कर लेते हैं, मगर जिस लेवल के ऊपर बाहर की आपको कमेंट्रीज वगैरह मिलती हैं, अगर आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल देखो, वो एक हफ्ते में इतनी किताबें लिखते हैं जो पाकिस्तान ने, और इतने इस लेवल की किताबें लिखते हैं जो पाकिस्तान में पूरे इंडिपेंडेंस से आज तक नहीं लिखी गई, 3 या 5 होंगी। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आप ले लें, फजल करीम साहब की थोड़ा सा ओरिजिनल काम किया हुआ है वहां पे एकेडमिक लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ, बट यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, कोई लिखता ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं, और ना जरूरत फील करते हैं। आप बार काउंसिल का इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इसको कैंपेन का पॉइंट बनाएं, जो चीज मैं देखिए मुश्तबा हमें जमाल समझने से की लिखवाऊंगा जरूरत है यार, कि मुश्तबा जमाल को लिखनी नहीं, चाहिए ना, एक मुश्तबा हमको जमाल ने अभी हर तक क्यों हाजिर नहीं लिखी। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखे ना, हम अपने यंग लॉयर्स पे कितना हार्श होते हैं कि इनको ये नहीं आता, इनको ये नहीं आता। कभी आप ये भी तो पूछे कि लॉ कॉलेज में ये पढ़ के जाते हैं,
किताबें नहीं बिल्कुल पढ़ी हुई हमने बिल्कुल लॉ कॉलेज में पढ़ाने की किताबें तक तो मैं भी शामिल हूँ सीनियर जनरेशन में, लेकिन हम इनको वो किताबें तो दे नहीं सकते कि यार ये किताब तो पढ़ो, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये अवतार सिंह और वगैरह सारा ये तो मतलब बाहर की बातें हैं ना, हमारी अपनी इंडिजिनस तो कोई नॉलेज डेवलप ही नहीं हो सकती। तो फिर आप इनसे हद तक ही तवक्को रख सकते हैं ना। और इसी वजह से हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की लॉ डिग्री या लोकल यूनिवर्सिटी की लॉ डिग्री थोड़ी सी डिक्लाइन में जा रही है। जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और जो बाकी चीजें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि जब आप उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो आप एक वाइडर लिटरेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, which gives you a better opportunity, जो कि लेकिन मेरा ख्याल सीपीसी है फिर भी नहीं अनटेस्ट है। आती अगर वो ये बाहर वाली डिग्री का। I mean, आधा तीतर हाँ, आधा बटेर वाला ही सिलसिला होता है। दोनों के अंदर मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। आइडियल सोल्यूशन तो वो भी नहीं, सही है। मतलब वो तो मैंने आपसे कहा ना कि फिर एक एडहॉक सोल्यूशन सिस्टम ने बन गया है, लेकिन हमें अपनी लीगल एजुकेशन को और लीगल स्कॉलरशिप को बड़ा सीरियसली बैठ के इसको एड्रेस करने की और इस पे जॉइंट एफर्ट्स करने की शदीद जरूरत है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक अगर हम ये प्रोसीजरल से निकल जाते हैं तो नाउ जस्ट 2 पॉइंट्स में मेरा ज्यादा फिर कंपनी लॉ और कॉन्टेक्स्ट में रहता है। उनका कुछ कंपनी लॉ सेटलमेंट में तो एक बुक है जिसको मैंने, अच्छा आई थिंक यू मे हैव नाउ अंडरस्टूड कि मेरा एक स्टाइल है कि मैं लेक्चर ऑफ लॉ से पहले हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मैंने अपने मतलब जो मसलन मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ कि एक दफा एक कंपनी वाले आए मेरे पास जिन्होंने कहा कि हमारे मेमोरेंडम में लिखा है कि हम एबीसी चीजें बना सकते हैं या उसके बायलॉज बना सकते हैं। तो हम अब एक तीसरी चीज बनाने लगे हैं जो उससे रिलेटेड ही है, लेकिन वो सारी बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब वो बनाने, लेकिन हमें कहा गया है कि ये अमेंड करें मेमोरेंडम में, तो टाइम नहीं है और बड़ा मसला है, अब हम क्या कर सकते हैं। जब वो कॉन्सेप्चुअली पढ़े, उसको देखा, करते करते मैं वैसे ही मिसाल देना चाह रहा हूँ अपनी नहीं, इस मेथड की आपको प्रैक्टिस में हेल्प करती है। मैंने कहा जी ये जो आप चीज बना रहे हैं इसका मुझे इंडस्ट्रियल प्रोसेस तो समझाएंगे कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा जी इसमें हमारी एक मेजर ये चीज निकलती है जिससे हम इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं और उससे ये वाली प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो मैंने कहा जैसा फिर बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ उसके अंदर तो से करते कराते मैंने कहा जी ये तो आपकी बाय प्रोडक्ट के अंदर फॉल कर रहा है, तो मैं आपको ओपिनियन लिख देता हूँ, अगर वो ना भी माने तो आप रीड कर दे रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना कि यू हैव टू कनेक्ट 13 थिंग्स। अच्छा उसके बाद मैं सही है। ओपिनियन देके भूल गया, वो 1.5 साल बाद मुझे कॉल आई कि वो आपने दिया था ना, वो आज हमारा जीत गए, लाइसेंस अप्रूव हो जिंदाबाद। गया। अच्छा तो मैं यंग लोग कहना चाह रहा हूँ तो आप अगर देखिए, वरना आपने यस और नो लॉयरिंग, तो कोई लॉयरिंग नहीं होती ना। एक ही हो सही है, सकता है, तो वो तो सारी मार्केट के लिए हो सकता है, और जो कहेगा नहीं हो सकता वो हर बंदे ने कह दिया नहीं हो सकता, तो फिर सही। आपकी यूनिक आइडेंटिटी कहाँ है? आई थिंक दैट इज वेयर ऑल दीस बुक्स हेल्प्स अ लॉट। बुक कौन सी कंपनी पे फिर नाउ कौन सी है? कमिंग बाइबल कौन सी कंसिडर करते हैं नाउ सबसे कमिंग पहले टू आपके? कंपनी लॉ, मेरी तो बहुत ज्यादा रिलायंस रही है ना कंपनी लॉ पे, अंडर अगेन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रमैया वो जो बाइबल। चीज है रवैया की गाइड टू द कंपनी, हाँ मेरा भी यही, इसी के ऊपर मेरा भी इस पे ही हाथ बैठा वन हुआ ऑफ द है। बेस्ट बुक, कोई शक नहीं। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हम्म, जो आपको इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की बेहतरीन समरी दे देता है। और आप इसके अंदर वो एक सेक्शन पढ़ के कॉन्सेप्ट बिल्कुल साथ आगे खड़े हो जाते हैं कि अच्छा दिस इज द जनरली ओवरऑल लॉ मुझमें स्टैंड। उसके वुड यू बाद एग्री? जो इंग्लिश लॉ में बुक, नए प्रैक्टिशनर्स के लिए वुड यू एग्री? वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो बिस्मिल्लाह अवतार सिंह से करें या किसी से करें, बिकॉज कंपनी लॉ का अगर प्रिंसिपल सीखने हैं वगैरह, इसमें अमूमन दोस्त गुम जाते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक्स अगर हो गई हुई हैं या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उधर से बिस्मिल्लाह करें, ना कि इधर से रमैया से, बिकॉज एज अ रेफरेंस इसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ, और बिकॉज और है भी इतनी भारी और इतनी डरावनी की पढ़ी भी नहीं जा सकती एंड टू एंड। मेरी दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि देखो मेहरबानी करें, एलएलबी अब 5 साल का हो गया है, खुदा के लिए नहीं अभी भी अवतार 3 सिंह को साल की आप दे अपनी रहे हैं, जिंदगी के दौरान कवर। अभी भी अच्छा 3 साल की 3 साल डिग्रियां दे जो रहे है, हैं वगैरह का चलो सुप्रीम 3 कोर्ट की साल भी वायलेट बड़ा करके। अच्छा है। मेरी उनसे गुजारिश है कि देखो अवतार सिंह इज एन एक्सेलेंट राइटर, वेरी क्लियर, बड़ा वो चीजों को अच्छा समझाता है, इसको आप अपनी डिग्री के अंदर कवर करें। यानी कि आपकी अवतार सिंह की एक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एलएलबी के दौरान बन जानी चाहिए, चाहे वो आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे भी है, स्पेसिफिक कंपनी पे भी है, काफी अच्छी है और वो ठीक है, एक बड़ी समरी आपको मिल सकती है। मैं फिर आपसे फ्रैंकली ये कहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस में आ गए हैं ना, तो देन यू हैव टू डू बेटर देन उदास। ठीक है, हाँ नहीं अगर नहीं, आपको वो नो कम डाउट, इसमें नो एलएलबी में डाउट मौका अबाउट इट, नहीं मिला तो देन डू इट। नो डाउट अबाउट इट, बट लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि इसको
अपनी एलएलबी, क्योंकि एक और भी बड़ा मसला है, जब मैं इंटरव्यू भी बहुत, मेरा ख्याल है, मैं मुझे शौक भी है कुछ यंग लॉयर्स के साथ काम करने का, मैंने सैकड़ों के साथ इंटरव्यू भी किया है, काम भी किया है। एक लॉयर है वो 1 साल से कह रहे हैं कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कॉर्पोरेट लॉ करनी है। मैंने कहा अच्छा आपने इस 1 साल में कंपनी बेंच को जाके हाईकोर्ट में किसका कोर्ट में बैठे हैं आपको? नहीं जी मैं हाईकोर्ट तो नहीं गया। मैंने कहा भाई क्यों नहीं गए? मतलब हाईकोर्ट में रोज सुबह जाके वैसे कंपनी बेंच में बैठे हैं, jurisdiction, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, Why did you waste your time? दूसरा मैंने कहा अच्छा आप 1 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं, और मैं 1 बंदे की नहीं बात बता रहा, देयर इज अ ट्रेंड। मैंने कहा इस 1 साल में कंपनी लॉ की कोई लीडिंग जजमेंट ऐसी आई है जो आपने पढ़ी हो और आप कहेंगे कि इस दौरान लॉ में ये डेवलप हो गया? मुझे नहीं जी वो जजमेंट तो मैं नहीं पढ़ता। तो मैंने उसको, फिर मैं ये कहता हूँ कि यार दोस्त भाई इस तरह ना करो। देखो ये लॉ है, ये कोई सीएसएस की नौकरी नहीं है, क्योंकि मुझे जब पब्लिक सर्विस कमीशन मुंतखब करेगा तो मैं तो उस दिन जॉब ज्वाइन करूंगा। सही है। लॉयरिंग इज पर्सनल, आपको इंडिविजुअल लाइसेंस मिलना है, और ये आपकी एक दिल्ली इन्वेस्टमेंट है। सो मैं उनको, लेकिन ये कि बड़े कम लोग हैं जो इस बात को फिट करते हैं। यार, मैं उनको ये जरूर गुजारिश करूंगा कि किताबों में ना रहें, हम्म, उसी तरह आप सिविल कोर्ट जाएं, आप देखें वहां पे क्या हो रहा है। अच्छा और खुदा के लिए सिविल कोर्ट से या हाई कोर्ट से मेहरबानी करे बदतर होकर ना आए। मतलब ये है कि उसको कैसे बेहतर करेंगे आप। ये तो वो है ना जो है, अब आप लॉ में आ गए हैं, अब अगले 10 सालों में व्हाट रोल यू विल प्ले, इंक्रीमेंटल चेंजेस कैसे हैं। आई थिंक उसमें हम थोड़ा सा यंग जनरेशन में करियर गाइडेंस की कमी है, और मेरा ख्याल है आप बार काउंसिल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बने, एक जबरदस्त किस्म का करियर गाइडेंस सेंटर बनाए। ये मैंने बल्कि 5 मिनट, हाँ, बल्कि कल ही मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया कि करियर प्लेसमेंट और जॉब प्लेसमेंट और करियर इंप्रूवमेंट का तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स गाइड्स नहीं है यार। एक मजाल है कि किसी टॉपिक के ऊपर, और लोगों को पता ही नहीं प्रैक्टिशनर्स गाइड क्या होती है, कि जी एक लेवल होता है, आपके टेक्स्ट ही अलहदा है, बट प्रैक्टिशनर वकालत प्रैक्टिकली किस तरीके से करनी है वहां पे तो, और आपका कॉर्पोरेट की साइड पे देखते हो, मेरे पास हर बंदा जो इंटरव्यू करने के लिए आता है कि जी हमने कॉर्पोरेट में काम करना है, बोल तो वो शुरू में ही आ जाते हैं, पहले पहले साल के अंदर ही, जो कि नहीं बात बनती। दूसरा आके उनसे मैं ये पूछता हूँ, अच्छा यार कि उसको कहते हैं पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क होता है, या वो गुफ्तगू के अंदर ही अपने कह देते हैं कि कंपनी के जो पार्टनर है ना जी, वो ये यूं है और वो है वो है वगैरह, तो उसके बाद तो फिर आपका वहां पे कमरे में दाखिल होना भी नहीं बीच में बात बनती, बिकॉज वो तो, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स। और यहाँ पे मैंने सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने मुझे कहा कि जी वो जो सही ये जो कंपनी कंपनी है इसके पार्टनर वगैरह, ये जो रिस्पोंडेंट पार्टनर है इसके, तो मैंने उसके बाद कहा कि जज साहब को मैं क्या यहाँ पे समझाऊं, क्या करूं वगैरह, तो मैं कहा जी सही बिल्कुल सर आप जो कह रहे हैं जिस तरीके से सही है। पर आई मीन ये सॉफी सर, अच्छा यू टॉकिंग अबाउट रमैया, और व्हाट एल्स डू यू फाइंड यूजफुल, या पाकिस्तानी स्पेसिफिक कोई है नजर से? तो मैंने बड़ा वैसे सीखा था ना, देखिए कंपनी में प्रिंसिपल्स की बात आती है। मैंने आपको अभी को समझा दिया ना कि 1913 का चेंज हो गया, फिर 84 का चेंज हो गया, और 2017 का चेंज हो गया। तो हाउ विल यू सर्वाइव? यू विल सर्वाइव इफ यू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ प्रिंसिपल्स। हाँ फिर आप ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल नए स्टैट्यूट में किस वर्डिंग में आ गया, और उसकी वर्डिंग की हमने पूरी बात कर ली कि फिर वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के प्रिंसिपल्स के थ्रू आप उसको कर लेते हैं। यार नए और एक्ट ये को तुमने इस्तेमाल किया बाय द वे, लॉ है, नए एक्ट को इस्तेमाल किया, बिकॉज नए एक्ट को तो नया लागू ही नहीं किया अभी तक प्रॉपर्ली। हाई कोर्ट के अंदर अगर आप देखो तो वो रजिस्ट्रार अपॉइंट होना था, सारे केसेस उसके पास जाने थे, उसने आगे करने। अभी भी वो जज साहिबान वगैरह कंपनी बेंचेस जो हमारे मौजूद हैं, वो 84 का ऑर्डिनेंस ही उठा के चल रहे हैं, जबकि एक्ट नाफिजुल अमल हो चुका हुआ है। नहीं आपका व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीन बात अबाउट? नहीं, ये बात ठीक है सर। हमें एडवाइजरी साइड पे तो मतलब जाहिर है वो फौरी करना ही तौर पे पड़ता वो उसकी एप्लीकेशन आ गई है, और हम उसको फॉलो करते हैं, और उसमें काफी चेंजेस आ गई हैं। इस तरह से मुझे भी वो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। वो आपने 84 में जो अपनी बनाई थी वो एक स्पेसिफिक सेंस में रह गई है, पर आपको दोबारा लर्न अनलर्न एंड रीलर्न प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये लेजिस्लेशन है ना, इसमें ट्रेडिशनली हमारा एम्बिशन हमारी ग्रास्प से हमेशा करता है। हम सही। लेजिस्लेशन करते वक्त एक्साइटेड हो जाते हैं और ओवर स्ट्रेच कर जाते हैं। और आप मतलब इसको तो छोड़ें, वो जो 2001 का ऑर्डिनेंस आया था बैंक रिकवरी का, उसमें उन्होंने टाइम लिखा हुआ था ना रिकवरी स्कूल में, इवन 84 में लिखा हुआ था कि कंपनी के फैसले में हालांकि 90 डेज में होने थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एक्ट की हमारा जरूरत थी तो कन्वेंशन बन तुम्हारे गया ख्याल है। में 2017 के एक्ट की जरूरत ही थी? कोई अमेंडिंग आप एक्ट ले आते बेशुमार ऑर्डिनेंस को, ये हत्तुल इम्कान अलिफ से जेड तक सब कुछ चेंज कर डालने की, और सिरे से नई नया एक्ट की जरूरत थी तुम्हारे नजदीक? वो मेरे नए कपड़े खरीदना आसान है ना। हमारे यहाँ हम स्टेट को या लीगल इंस्टीट्यूशन को मॉडर्नाइज करने की बजाय लॉ की लैंग्वेज को मुसलसल मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं।
और आई थिंक ये इस सेंस में प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो उतनी मॉडर्न नहीं हो रही जितनी क्विकली हम लॉ को एक बेस्ट आधार ला रहे हैं। अब हमारा जो कंपटीशन कमीशन का भी है, अगर आप देखें बहुत सोफिस्टिकेटेड कंपटीशन कमीशन जो है, हमारी इकोनॉमी, उसका स्ट्रक्चर, उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका इकोनॉमिक्स अवेलेबल ही नहीं है उसको फुली ऑपरेट करने के लिए। कंपटीशन कमीशन एक डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट रहता है, क्योंकि वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इतना आगे चले जाते हैं अपनी एक लेजिस्लेटिव एम्बिशन के अंदर कि वो एक मॉकरी में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। और वो तो 2001 का देखेगा बैंकिंग रिकवरी ऑर्डिनेंस की लिमिटेशन कोई केस उसमें पूरा हुआ 84 ऑर्डिनेंस में लिखा था, आई थिंक 90 डेज में केसों के फैसले होने, कभी कभी भी सुना नहीं। तो ये तो अभी बन गया, आई थिंक। और अभी भी मैं देखता हूँ हम आधे से ज्यादा दफा दफाओं पे बात यही कर रहे होते हैं कि नया लॉ लिया है, और मैं गुजारिश बड़ा कर रहा होता हूँ कि खुदा के ये समझने की कोशिश करें, बहुत लॉज बन गए हैं, जो लॉज बन गए हैं ना, अब जरा उन लॉज को एडमिनिस्टर करने की तरफ आ जाए तो आप रियलाइज करेंगे कि ये भी एडमिनिस्टर नहीं हो सकते। और तो बात की बात है, तो कहीं वो जो एक इशू है, कमिंग बैक टू द बुक्स, और बताओ। आखिरी जो चीज कॉन्ट्रैक्ट पे मैं बात कर रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो, तो आई थिंक ये शौकत महमूद साहब की जो किताब थी लॉ कॉन्ट्रैक्ट, ने बड़ा साथ दिया। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और नीचे उसकी एक कमेंट्री आ गई और वेरी क्विक और बड़ी अच्छी, और बहुत इस पर रिलाई किया था अर्ली ऑन जस्ट टू मेक सेंस। इसके अलावा जो दूसरी किताब तो कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ की कंबाइंड है, वो ये मुल्ला की है। अगर वो प्रिंसिपल समझना होता था या कॉन्सेप्ट समझना होता था तो फिर मैं पहले इसको जाके समझता था कि अच्छा नहीं ये है क्या। तो उसमें भी मैं क्विकली यंग दोस्तों से एक चीज अर्ज कर दूं जो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस में भी मसला हुआ है, क्योंकि लॉयर जो है वो हमेशा किसी क्लाइंट या पार्टी का होता है, तो यंग लॉयर्स के अंदर एक बड़ी क्विक टेम्पटेशन होती है कि सर जो फैक्ट्स है ना इसको ठीक साबित करते हैं, तो इनकी जैसे मैं फेवर में ये ले आया हूँ, मैं वो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा उनको हमेशा ये मशवरा रहा है और जाती तौर पर भी मैंने अपनी असर ये समझे व्हाट इज द लॉ ऑन दिस पॉइंट regardless of who is your client। यानी कि जब फैक्ट आए हैं पहले तो ये समझे कि लॉ है क्या, जब लॉ समझ आ गया अब उस लॉ में से फेवर के पॉइंट तो फिर आपकी बात आगे बनती है। इसी पे जो इंग्लिश लॉ में अगर आप बात करें तो एक बुक बहुत जबरदस्त थी और जो मैंने मतलब बहुत में भी यूज की, तो एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। अगेन देखिए मैं बात भी आपसे करूंगा कि आप पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट उसको कंसिडरेशन की, लेकिन उसमें कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल, कंसिडरेशन की जरूरत क्या है, कंसिडरेशन के फोर कॉर्नर्स क्या है, कहीं को मिलेगा। तो खाली आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन अलोन जो है मैं समझता हूँ एक अच्छा लॉयर नहीं बना सकता। सही कह रहे हो। उसको बताने का देखिए अल्टीमेटली आर्ग्यू तो वही डेफिनेशन होनी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है और उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भी मदद कर सकते हैं अगर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ है कि अक्सर जजों को, कई मैंने तो काफी देखा है जहाँ उनको ये फायदा होना है कि ये प्रिपेयर्ड लॉयर आया है, दे ऑलवेज ग्रीट हिम विद अ स्माइल। अच्छा हाँ चले आ गए हैं ना आप, मैंने तो कई दफा ये भी देखा है चीफ लॉयर्स का जमघटा होता है, घटा लगा होता है लॉयर्स का, और मुझे महसूस हुआ है, मैं आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ जजेस, वो देख रहे होते हैं जैसे इनमें से हु कुड पॉसिबली बी द लॉयर जो थोड़ी मेहनत करके हमें असिस्ट कर दे ताकि हम इसको रिजॉल्व करें। एंड दे टेक अ साइन ऑफ रिलीफ का चांस आप भी कहना चले आप आगे आ जाए। अच्छा आप बताएं इसमें फिर कैसे वो बैठे बैठे कह देते हैं कि इस पे आप हमें असिस्ट कर दें, कि इसमें आपको माइकस बना देते हैं अगर आपने उनकी पहले कहीं मदद वगैरह की हो किसी केस के। यंग दोस्तों को ना ठीक है मायूसी की भी वजूहत है, लेकिन अगर वो कोर्ट में टाइम स्पेंड करें तो वो देखेंगे कई वकील पीछे बैठे हैं जिनको जजेस खुद बुला कर कह रहे हैं जैसे इस पॉइंट आप हमें असिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी इज्जत की बात है और ये भी एक डिमांड है और वहां पे रास्ता है यंगस्टर्स अनफॉर्चुनेटली ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी वो चेहरे देखते हैं। चेहरे इसलिए नहीं देखते, ज्यादातर जो उनको मदद करता है वो वाला चेहरा उनको याद रहता है और वो वाला उसको बीच में जाके उसको फिर सरपरस्ती भी मिलती है। बेशुमार वकील ऐसे मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब ले लीजिए, जो बहुत हम्बल लेवल से जिन्होंने काम शुरू किया हुआ मगर चूंकि कंसिस्टेंटली काम करते रहे हैं तो यू फाइंड के उनको वहां पे सुनवाई प्रॉपर्ली दी जाती है और ये करके ही इंक्रीमेंटली इंप्रूव होता है।
और कोई किताब है मुश्तबा हमारे लिए किसको I कहते think हैं? basically that's it. I thought कि बस एक आपसे जनरल एक रैंडम सिलेक्शन जो कि which makes sense for especially young lawyers वो शेयर कर लें और उनको एक हम एक रास्ता दिखा देते हैं। बाकी इससे अच्छी किताबें भी होंगी, इसके अलावा भी किताबें होंगी, बट मेरा ख्याल है कि उन्हें इस तरफ चलना चाहिए। और मुश्तबा मेरी तो बड़ी मेरी दुआएं उनके साथ हैं और हमारा ये लीगल स्कॉलरशिप का और इसका ट्रेडिशन हमें आगे प्रमोट करना मुश्तबा चाहिए हमारा और आप बहुत अच्छा लेक्चर का कर रहे टाइम हैं। जो जूम के ऊपर है वो खत्म होने लगा है किताबों का, तो मैं जल्दी जल्दी से पहले के बीच में ही बात हो जाए, मैं तहे दिल से मुश्तबा को तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा बैरिस्टर मुश्तबा जमाल साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि मैंने शुरू के अंदर भी दोस्तों से मेंशन किया था, मुश्तबा जमाल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गहरा सोचने वाले दोस्त और बेसिक सब करने के लिए। सो वी वर लकी टू हैव हिम टुडे। मुश्तबा इंशाल्लाह बात वगैरह भी होती रहती है और वी जस्ट गॉट 30 सेकंड्स मोर। Thank you very much again. It was on honor to have you online. Okay, यार इंशाल्लाह मेरे बात हो। बहुत So, शुक्रिया। so